Hear me now. Bismillahirrahmanirrahim. Now today, after presses, previous day we have discussed the rules of presses, the rules of good presses. Presses का क्या मतलब था? समरी या जिस्ट, छोटी समरी बनाना, ये प्रेसेस का मतलब था। हमें एक पैराग्राफ एग्जाम में दिया जाता है और हम उसकी प्रेसेस बनाते हैं। अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूं दोबारा, पेपर बी में क्वेश्चन नंबर 2 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक पैराग्राफ होता है, नीचे 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं। पहले सपोज अगर 5 क्वेश्चन उसने दे दिए हैं, पहले 4 क्वेश्चन और तबीयत के मूड के होते हैं, एंड द लास्ट 1 क्वेश्चन इज डिफरेंट। जो लास्ट 5th क्वेश्चन होता है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रेसेस, यानी कि वहां पर हमने समरी बनानी होती है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर डिफरेंट इन देयर मूड, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन होते हैं, दे आर अबाउट कैम्प्रीहेंशन। कैम्प्रीहेंशन, ये कैम्प्रीहेंशन के होते हैं। मैं मजीद आसान करके कहूं तो मैं ये कहूंगा, these first 4 questions are about the activity of paragraph। पैराग्राफ के अंदर जो है ये उसके मुताल्लिक होते हैं। सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए जी, पैराग्राफ के अंदर अगर कोई करैक्टर है तो उसने क्या मूवमेंट शो की है, अगर कोई रेवोल्यूशन है तो वो कब आई थी, अगर कोई सेमिनार हुआ है तो वो कब हुआ था, उसका मकसद क्या था। वो तमाम चीज़ें पैराग्राफ के अंदर जो हुई हैं, हैपेंड हैं, उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन रेज करते हैं। और इस 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने देने होते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैम्प्रीहेंशन। एक्चुअली कैम्प्रीहेंशन इज अ नाउन, ये एक नाउन है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ब कैम्प्रीहेंड। कैम्प्रीहेंड, समझना, अंडरस्टैंड करना। असल में एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं आया के स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ही इज केपेबल टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और द थीम ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो थीम है, असल मकसद है, वो समझ भी पाया है कि नहीं। बीए के बाद सपोज आपको हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाकर 14 स्केल की या 16 स्केल की किसी पोस्ट में बैठकर काम करना है आपने। तो वहाँ पर अगर आपको कोई लेटर आ जाता है या न्यूज़पेपर में कोई खबर आ जाती है आपके बारे में, या कोई मजमून ऐसा लिखना पड़ जाता है या आपके पास आ जाता है, तो क्या आप उस ऐसे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन सॉल्व, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सीक, परसीव, एप्रीहेंड एंड कैम्प्रीहेंड द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को समझ सकें, ये सारा मकसद है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ नहीं आ रही तो ओनली यू विल कीप इन योर माइंड दिस थिंग दैट देयर वुड बी अ पैराग्राफ एंड देयर वुड बी 5 क्वेश्चंस। Last 1 question mean 5th question will be different, and the first 4 questions would be about the activity of paragraph. And today we will try to understand how we can solve these first 4 questions. और ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? कैम्प्रीहेंशन के हैं, पैराग्राफ के बारे में है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर एक पैराग्राफ लिखा है, एंड यू विल, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो वो लिख लेंगे, किसी नोटबुक पर लिख लेंगे ये चीज कि आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो इस पैराग्राफ को पहले लिख लेंगे, और मैंने जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है सारा का सारा मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि जिसने लिखना है वो लिख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर 3 पार्ट बना दिए हैं। ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन रेज किए हैं, और हर क्वेश्चन के बाद मैंने आंसर की जगह छोड़ दी है। और मैंने व्हाइट बोर्ड के एक तरफ एक कॉलम में तकरीबन 9 पॉइंट लिखे हैं। ये 9 रूल्स ऑफ कैम्प्रीहेंशन है।
ये क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए 9 रूल वो मैंने अलग से लिखे हुए हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ क्या है। एस एम भुट्टा, एस.एम. Bhutta was born in Choti of India. His father was a notorious Sufi rebel. S.M. Bhutta was not far from his father in his temper. His motto was criticize, perplex and rule. Once he said to me, his father had beheaded 70 Hindus during the division of subcontinent. Clear? This was the paragraph. And after this paragraph, there are 2 questions. First question is that, where from was the S.M. Bhutta? And second question is, what did S.M. Bhutta's father say once? And in the rules, कॉलम के अंदर मैंने जो रूल लिखे हैं, फर्स्ट रूल, you can also write now. All will write these rules. First, try to understand the theme of paragraph. Try to understand the theme of paragraph. Second, well read the questions. Read well the questions. यानी कि सवालों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये दूसरा रूल है। इतने अच्छी तरह से पढ़ना है कि सवाल समझ आ जाए। 3, search the key words of question. Search the key word of question. सवाल का की वर्ड जो है वो सर्च करें। सवाल के अंदर जो मोटा मोटा लफ्ज है, बड़ा लफ्ज है, अहम लफ्ज है, देखिए वो पैराग्राफ में कहां पर है। की वर्ड सर्च करना है। फोर्थ, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें। थर्ड पर्सन 12 हैं और इनको मैं बता देता हूं। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये 12 जो मैंने छोटे छोटे लफ्ज तरतीब से कहे हैं, ये लफ्ज थर्ड पर्सन कहलाते हैं। आपने सवालों के जवाब देते वक्त थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। मैं एहतियातन फर्स्ट और सेकंड पर्सन भी बताता चलूं जिनका इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये 6 अल्फाज फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल हम कॉम्प्रिहेंशन में या सवालों का जवाब देते वक्त नहीं करते। सेकंड पर्सन यू, यूर, यू, यू, यूर, यू, ये 3 अल्फाज सेकंड पर्सन है। सवालों का जवाब देते वक्त ये सेकंड पर्सन भी इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। क्लियर? थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ लिखें, ऑलवेज यूज योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें। 6, नो यूज ऑफ योर ओन आइडियाज। अपने ख्यालात का इज़हार न करने लग जाएं। 7,
आंसर शुड बी कंप्लीट, आंसर मुकम्मल होना चाहिए। 8, आंसर शुड बी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा आरजी बोरजी नहीं डालनी। 9, यूज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में आपने आंसर नहीं देना, प्लेन इंग्लिश लिखनी है। यस जी, यूनिवर्सल ट्रूथ का होता है, लेकिन वो हम बात नहीं कर रहे। यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात नहीं करेंगे कोई भी इसमें। एक रूल नंबर 10 लिखें। रूल नंबर 10 पर लिखे टेंस, TNSE, टेंस। लिखें क्वेश्चन, यानी कि क्यू लिखें और डैश डालें, आगे लिखे प्रेजेंट। तो नीचे लिखें ए आंसर, ए फॉर आंसर, लिखे प्रेजेंट। फिर लिखें नीचे क्वेश्चन, क्यू लिखें, उस क्वेश्चन का हाइफन डालें, डैश डालें, लिखे पास्ट। उसके नीचे लिखें आंसर, यानी कि ए लिख दें, सिर्फ डैश डालें और आगे लिखे फास्ट, फास्ट। फिर लिखें क्वेश्चन हाइफन फ्यूचर, नीचे लिखें आंसर हाइफन फ्यूचर। ये मैंने 3 तरह की चीजें लिखवाई हैं। रूल नंबर 10 में अब हमने लिख लिया है, अगर कुछ का भूल गए हैं तो दोबारा लिख लें। रूल नंबर 10 में मैंने हेडिंग दी है टेंसेस। एक बार क्लियर, टेंसेस में मैंने 3 पेयर बनवाए हैं, क्वेश्चन प्रेजेंट, आंसर प्रेजेंट, क्वेश्चन पास्ट, आंसर पास्ट, क्वेश्चन फ्यूचर, आंसर फ्यूचर। इसका मतलब है जिस टेंस में सवाल होगा उसी टेंस में आंसर होगा। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहां पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं और रूल टू रूल हम इसको एंजॉय करते जाते हैं। जी, क्वेश्चन से ही आंसर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है आप एक नए अंदाज से आंसर शुरू करें, क्वेश्चंस को बारो ना करें, क्वेश्चन के फ्रेजेस को, लाइंस को कोशिश करें जहां तक हो सके बारो ना करें। क्लियर? आइए देखते हैं पहला काम हमारा क्या है। रूल नंबर 1 क्या है हमारा? हमारा रूल ये है, गेट थीम। थीम को आपने अंडरस्टैंड करना है। व्हाट कैन बी द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ दोबारा रीड करता हूं और फिर आप में से किसी एक से पूछूंगा कि उसने क्या परसीव किया, अंडरस्टैंड किया, कैम्प्रीहेंड किया, एप्रीहेंड किया कि इसमें है क्या, थीम क्या है इसका, राइटर क्या कहना चाहता है, असल में बात क्या हो रही है, असल बात क्या है। SM Bhutto was born in Choti of India. His father was a notorious Sufi rebel. SM Bhutto was not far from his father and his temper. His motto was criticize, perplex and rule. Once he said to me, his father had beheaded 70 Hindus during division of subcontinent. Okay. Now you have to tell me this paragraph is about whom? Okay. Yes, Wasim Bistan. About what the paragraph is. What this paragraph is.
किसके बारे में पैराग्राफ है? कम से कम आपको इतना तो समझ, एस.एम. भुट्टा के बारे में ये पैराग्राफ है विशिष्ट। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एस.एम. भुट्टा जो एक कैरेक्टर है, एस.एम. भुट्टा, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की कोई बारे में मालूमात आपको फराहम हुई है? राफिया, यू टेल मी व्हाट इज द थिंग, आप बताएंगे कि इसके अंदर एस.एम. भुट्टा के बारे में आपने क्या मालूमात गैदर की है? He was a Sufi rebel. He was a Sufi rebel. एस.एम. भुट्टा, आंसर इज रॉन्ग। एस.एम. भुट्टा का फादर जो है वो सूफी रेबल था। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी राइट। इन्होंने ये कहा कि आगे सेंटेंस में थीम ये क्लियर होता है कि उसका बेटा एस.एम. भुट्टा भी उसी टेम्पर का मालिक था, वो भी वैसा मिजाज रखता था। ओके, दैट्स वेरी राइट। तो इस पैराग्राफ से हमें एक थीम ये मिला है कि किसी कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया है, मालूमात दी गई है कि वो रेबल था और शायद गुस्सा था, और उसके कुछ दाव पेच भी थे उसके जो गलत भी थे, लेकिन अपने लिहाज से वो बड़े कमाल के थे। उसके वो लोगों के ऊपर हुकूमत इस अंदाज से शायद किया करता था। और एक और बात भी है कि जो लाइन है, ये फैमिली लाइन जो है, इसके अंदर ब्रूट हैं, वहशी हैं, इंसानों का सर उड़ा देने वाले हैं। इस तरह कोई बात हमें थीम मिलता है। ओके, ये थीम अंडरस्टैंड किया आपने। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, ये आपने ओवरऑल आपने ले लिया। मैं इसीलिए कहता हूं दोनों व्यूज अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। टीचर कहते हैं कुछ, वो कहते हैं कि पहले क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए एंड आफ्टर दिस उन्हीं आंसर को मिक्स करके एक समरी बना दें और वो प्रेसेस हो जाएगी। लेकिन मैं तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहता हूं, और मैं यूं कहता हूं कि अगर पहले आप प्रेसेस बना लें तो आप उसकी सारी स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप प्रेस ही बना लें पहले प्रेसेस, तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पैराग्राफ में सारा है क्या। पूरे पैराग्राफ को आप छल छट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी पढ़े जा सकते हैं उसके दौरान, प्रेसेस बनाते से वक्त क्वेश्चन भी पढ़ ले ताकि आपको पता चल जाए अहम तरीन बातें कौन सी हैं। और मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के आंसर बाद में देने चाहिए, लेकिन दोनों राय हो सकती है और आप इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स पैराग्राफ पढ़ें, आफ्टर दिस आप क्वेश्चंस को 2 टाइम्स पढ़ें, उसके बाद प्रेसेस बनाने की कोशिश करें और प्रेसेस बना लें, आफ्टर दिस आंसर दे दें। या फिर आप वही तरीकाकार कि क्वेश्चन पढ़ लें अच्छी तरह से, पैराग्राफ भी अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। आफ्टर दिस फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तमाम आंसर्स को आपस में मर्ज ना करें, एक नए अंदाज से फिर प्रेसेस शुरू करें, तो चलो फिर भी अच्छी बात है। क्लियर? चलो जी, हम लाहे अमल तय कर देते हैं। एग्जाम में जब आप बैठेंगे सबसे पहले 2 और 3 टाइम्स पैराग्राफ पढ़ना है। जो बातें आपको समझ आई हैं आपके लिए सबसे अहम वही हैं। गो के उस पैराग्राफ में और भी अहम बातें होंगी, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा अहम वही बातें होंगी। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका टेक्सचुअल मीनिंग देखने की कोशिश करें। लाइन पूरी पढ़ेंगे तो वो लफ्ज जो मुश्किल है, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, उसको आप खुद से अंदाजा कर लें कि यार इस लफ्ज का ये मतलब हो सकता है। इसे कहते हैं टेक्सचुअल मीनिंग निकालना। लफ्ज की बनावट पर गौर कर लें तो उससे भी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके देख लें, उससे भी अंदाजा हो जाता है कि इस लफ्ज का ये मतलब हो सकता है। इस तरह से पैराग्राफ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चंस रीड करें, 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड करने के बाद जो क्वेश्चन सबसे आसान है उसका आंसर लिखें। नीचे सारे चारों क्वेश्चन नीचे लिख लें और हर क्वेश्चन के बाद 4-4, 5-5 लाइंस छोड़ दें। जो क्वेश्चन अब आपको आसान लगा है सबसे पहले, उस क्वेश्चन को तलाश कर लें पैराग्राफ के अंदर भी इसका क्या आंसर है। और सपोज सवाल आपसे किया गया है वेयर फ्रॉम वाज द एस.एम. भुट्टा, एस.एम. भुट्टा कहां से था,
कहां से था का क्या मुराद है? पैदा कहां से हुआ, पैदा कहां हुआ था। तो आपने जब इसका आंसर देना है तो ये आसान है ना कदरे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ही वॉज बोर्न इन चोटी ऑफ इंडिया, यू कैन राइट दैट, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इससे भी ब्यूटीफुल ये है ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड ही वॉज फ्रॉम इंडिया आप लिख सकते हैं, या ही वॉज फ्रॉम चोटी ऑफ इंडिया। क्लियर, ये आपने ये लिख सकते हैं आप। तो ये आसान सवाल हो गया। नीचे सवाल मुश्किल हैं 2-3। फिर उस मुश्किल जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से देखें जो अहम तरीन वर्ड है, जो मुश्किल वर्ड है, देखिए वो ऊपर सपोज क्वेश्चन नीचे आ जाता है व्हाट वाज द मोटो ऑफ his father, what was the motto of S.M. Bhutta, suppose what was the motto of S.M. Bhutta, ये सवाल है। अब बच्चे को ये पता नहीं है मोटो का मतलब क्या है, तो आप उस लफ्ज को पकड़ें और पैराग्राफ में तलाश करें कहाँ उसका मैच है। जहां पर मैच है तो कम से कम आपको अंदाजा हो गया ना कि इसका जवाब इसी लाइन में है, तो उसी लाइन में से आइडिया कलेक्ट करने की, गैदर करने की कोशिश करें और नीचे आके उसका आंसर दें। एक तरीकाकार ये हो गया। ये मैं सारी बात क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और पैराग्राफ के थीम की अंडरस्टैंडिंग, उसी पर बात चल रही है। पहले 2 रूल्स पर बात चल रही है कि डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे देखना है, डिफिकल्ट वर्ड को टेक्सचुअल मीनिंग्स में कैसे देखना है, और फिर डिफिकल्ट वर्ड का मैच कैसे तलाश कर लेना है। सबसे आसान सवाल आपने जवाब दे दिए, थोड़े से मुश्किल सवालों के जवाब भी दे दिए आपने। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे, वो 2 होंगे। 2 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल मुश्किल से समझ आ रहे होंगे, या एक सवाल ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा। प्रेसिस मैं कहता हूं आप सेकंड लास्ट में करें, सेकंड लास्ट, और लास्ट में मैं कहता हूं आप ऐसे करें, लास्ट में आप ऐसे करें। जब आप ऐसे कैम्प्रीहेंशन और प्रेसिस और ऐसे के लिए आपके पास पूरा तकरीबन 1.5 घंटा होना चाहिए। आप प्रेसिस को अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे 20 मिनट नहीं 10 मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, सवाल जो आता होगा उसका जवाब लिखेंगे, 15 मिनट गुजर जाएंगे। 20 मिनट 25 मिनट आपने दे दिए, आधा घंटा आपने दे दिया, और आप 3 सवाल लिख पाए हैं, आधा घंटा गुजर गया है, आगे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, एक सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप आगे ऐसे पर चले जाएं, ऐसे को लिखें, उसकी आउटलाइन बनाएं। जब थक जाएं, आउटलाइन ना आ रही हो तो आकर दोबारा उसे देखें कि क्या है, ये वाकई ऐसे ही करना होता है। फिर जब उधर आएंगे तो आपको उधर पता चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, आपको फिर ऐसे आना शुरू हो जाएगा। फिर जब ऐसे में थक जाएंगे आप कहेंगे यार वो मेरा क्वेश्चन रह गया, उधर जब जाएंगे फिर आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, फिर आपको ऐसे आना शुरू हो जाएगा। नहीं, इस तरह आप थोड़ा सा प्ले करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा जिक्र इसमें, छोटा सा जिक्र ये है कि पेपर बी को टैकल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है, सबसे पहले आप लेटर या एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, वो आपको सबसे अच्छा आता होता है, उससे आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद, और आप वो अमूमन 20 मिनट में कर लेते हैं वेडनाथ में। उसके बाद ईडियम्स देखें, सारे ईडियम लिख लें, सुने ईडियम सारे लिख लें, फ्रेजल वर्ब और ईडियम सारे लिख लें। 10 तो होते हैं, आगे जगह खाली छोड़ दे, 3 लाइंस खुली छोड़नी है आपने, 3 4 लाइंस छोड़ देनी है। ईडियम लिखने के बाद मार्कर से ईडियम लिखेंगे, आगे लाइन छोड़ देंगे 3 4। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? उसके बाद फिर कुरेक्शन की हेडिंग दें, कुरेक्शन के ओरिजिनल सेंटेंस जो गलत सेंटेंस एग्जाम में दिए गए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी नंबरिंग दे 1 2 3 4, जिस तरह की रोमन नंबरिंग उसने दी हुई है, अपनी नंबरिंग नहीं देनी, ABCD नहीं कर देना।
जिस तरह की उसने नंबरिंग दी है, चाहे ABCD दी है, चाहे रोमन लैंग्वेज लिखी है, आप उसको लिख कर वैसे वो जगह छोड़ दे। अगर उसमें से कोई करेक्शन आती है तो लिख लें, ईडियम भी कोई अगर आता था तो वो भी लिख लें। ये हमने 2 काम कर दिए। अब आ जाए डायलॉग की तरफ। अब डायलॉग लिखिए। अब जो ईडियम आपने खाली छोड़े हुए हैं और जो करेक्शन आपने खाली छोड़ी हुई है, आपको बार बार ध्यान में आ जाएगी, यार वो मैंने किए नहीं है अभी, और आप बार बार पीछे जाके देखेंगे। जब भी आपका कहीं पर आइडिया रुक जाएगा, आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं। सट्टा तो है कोई नहीं, सट्टे वाला पहला वो लेटर था शायद, वो आपने लिख लिया है। अब तो क्रिएटिव है सारा। अब आप जहां रुकेंगे वापस ईडियम पर जाएंगे या करेक्शन को गौर करेंगे। और सबसे अहम बात यह है, आप आराम से अपना काम करते रहें। आपके साथ वाले बड़ी बेचैन आत्माएं होंगी और वो बार बार दूसरों को पीछे से उंगली करेंगी, कान में कखड़ा करेंगी और कहेंगी वो यार पहले का करेक्ट क्या है, वो पहले का करेक्ट क्या है। कोई पूछेगी चौथे का करेक्ट क्या है, उनको आग लगी होगी। आप आराम से दरमियान में बड़ी मासी बन के बैठे रहें। वो आपस में पूछते रहेंगे और जब पूछ ले वो और आपको जो समझ में लग जाए कान में, आप अपना खोलें, देखें कि यार ये वाकई इसी तरह ठीक हो सकता है। अगर वो ठीक हो सकता है, यार ये कह दिया है, तो आप वो लिख लें। ईडियम की मीनिंग भी वो आप उसको सारे बता देंगे, लेकिन आपने काम ये करना है, आपने वो लिखकर खाली जगह छोड़कर और आपने बैठ जाना है। ठीक है। जब आपके पीछे वाला आगे वाला आपसे पूछ रहा होगा कि बताएं जी मुझे, बताएं फौरन बताएं मुझे, तो आपने उसको कहना है, बल्कि आप जब चेयर पर जाके बैठते हैं तो आप पीछे से भी सलाम लें, आगे से भी सलाम लें, साइड से भी सलाम लें, दूसरी तरफ से भी। और जब आप जाके बैठते हैं, लाइक से लाइक बच्चा या बच्ची, वो दोनों वो यही सोच रहे होते हैं कि ये मुझसे सलाम कोई ले ले, मेरा ताल्लुक थोड़ा सा बन जाए। सारे सोच रहे होते हैं। अगर आप पहले सलाम ले लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं और आप वहां बैठे हुए अनाउंस भी कर दें कि जी जिसने पूछना है मुझसे एंड पर पूछेगा। मुझे पेपर आता होगा, उम्मीद है, मेरी तैयारी ठीक है, लेकिन जिसने पूछना हो मुझसे आखिरी आधे घंटे में पूछे, पहले मुझसे ना पूछे। एक तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, दूसरा जब भी दरमियान में आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे। उनको ये आसरा होगा लास्ट में आधा घंटा तो इसने हमें बताना है। ठीक है। और आप सारे पेपर में पूछते रहे उनसे, उन्हें कहिए आपको मैं बताता हूं, अगर कोई सडन आपने उस पेपर को खोला हुआ है, ईडियम को खोला हुआ है, आप ईडियम ही कर रहे हैं और साथ वाले किसी ने पूछ लिया तो आप बता दें, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप 10 मिनट उसके लिए वेस्ट ना करें। आप उसे एक चीज बता दें, उसे कहें बीबी या भाई आराम से बैठो, मैं आपको एंड पर सारा करा देता हूं। ठीक है। आपका भी काम होता जाएगा और उनको वो भी खुश रहेंगे, कम से कम खुश तो रहेंगे ना 3 घंटे कि जी ये हमें बताएंगे। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब वो ईडियम्स वगैरह आपको करेक्शन खुद ब खुद ही पता चलती जाएगी। बात यह है, आपने सेकंड नंबर पर ईडियम और करेक्शन को लिख कर बैठ जाना है। आपने ये अहम काम करना है। तो एंड पर आपको टाइम अगर आपके पास हो तो आप उनको जरूर बताएं। कोई बात नहीं, उनके पास होने से आप फेल नहीं हो जाएंगे, ना ही वो आपकी रोजी रोटी छीनने आएंगे। क्लियर? ये सेकंड बात होगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, जब आपने ईडियम और करेक्शन लिख लिया, उसके बाद डायलॉग कर लिया, उसके बाद आपके पास 2 काम रह जाते हैं। एक है कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसेस और दूसरा रह जाता है ऐसे। ऐसे लास्ट पर रखें, प्रेसेस और कॉम्प्रिहेंशन। ईडियम्स और ये करेक्शन, प्रेसेस और ऐसे, ये चारों चीजें इकट्ठे आपके चलेंगी। जितना आपको आता है आप कर देते हैं और जो नहीं आता उसकी खाली जगह छोड़ देते हैं। यह तरीकाकार होता है। और फिर जब वक्त गुजरता जाता है, आपको जल्दी पड़ जाती है, जहन काम करता जाता है और आपको चीजें आना शुरू हो जाती हैं। आप करेक्शन भी करते हैं, आप ईडियम भी करते हैं। अगर कोई ना भी बताए तो फिर भी आप करते जाएंगे। भी आप टाइम थोड़ा है, टाइम की कैलकुलेशन जरूर रखें और पेपर कंप्लीट करके आना है, चाहे उसके अंदर जो मर्जी लिखिए, आप पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन की। पहले पैराग्राफ को है, उसके थीम को अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और पैराग्राफ अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद
आपने उसमें कीवर्ड भी सर्च कर लिए कि अहम लफ्ज क्या है और पैराग्राफ में मैच भी कर लिया। फोर्थ रूल, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। ओके, तो फिफ्थ रूल है ओन वर्ड, अपने अल्फाज में लिखना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड एस.एम. भुट्टा's फादर से वंस? एस.एम. भुट्टा के फादर ने एक बार क्या बताया, क्या कहा। अब इसको अपने अल्फाज में लिखना है, तो आप कहेंगे he said that, और ये नहीं he said to me नहीं कहेंगे ना, उसे क्या कहा था एक बार बस ये बताएं। he said that he had murdered या killed या hunted the heads, सरों का शिकार किया उसने, of Hindus, and these Hindus were 70 in number and full stop, उसके बाद these Hindus were the inhabitant of India, these Hindus were from India। ठीक है, 3 समय, इसको हमने 3 समय तकसीम कर दिया ताकि इसका मूड बदल जाए, स्पीच का अंदाज बदल जाए, रुख बदल जाए। या he had killed 70 Hindus when subcontinent was going to be divided, जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होने जा रहा था। when united India was going to be divided। क्लियर? ओके, ये अपने अल्फाज हो गए। 6th रूल है नो यूज ऑफ ओन आइडियाज, अपनी ख्यालात नहीं बयान करना। जैसा कि सवाल आया है, व्हाट डिड एस.एम. भुट्टा's फादर से वंस? एस.एम. भुट्टा के फादर ने एक बार क्या कहा, तो आप कहेंगे he said that he had killed 70 Hindus and same was the case with my grandfather। अब ये आपकी पर्सनल स्पीच पर्सनल बातें शुरू हो गई, ये आपने एक एक्स्ट्रा मालूमात दे दी। ठीक है, या आप कहते हैं he had killed 70 Hindus and owing to this a lot of disturbance would be over there। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हुई होगी। एंड सेम वॉज, आप लिखते हैं एंड सेम वॉज द केस विद मुस्लिम्स और हिंदूज आल्सो किल्ड द मुस्लिम्स। आप ये अपना ख्याल बयान कर रहे हैं, प्लीज डोंट यूज योर ओन आइडियाज। अल्फाज आपके हैं, आइडियाज आपके नहीं हैं। उसके बाद आंसर शुड बी कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम वाज एस.एम. भुट्टा, तो आप नीचे लिख देते हैं इंडिया या चोटी ऑफ इंडिया। आप ये आंसर, दैट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। ही वॉज फ्रॉम चोटी ऑफ इंडिया, ही बिलोंग टू चोटी ऑफ इंडिया, ही बिलोंग टू चोटी एंड चोटी इज इन इंडिया। चोटी इलाके का नाम है, एक छोटा सा इलाका है, ये इंडिया में। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। आंसर कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। छोटा सा आपने सब ये जवाब टिक्का नहीं देना, उसे पूरा सेंटेंस लिख कर देना है। अच्छा ठीक है, वो अल्फाज का आइडिया आप अपना करते हैं, तेरी बात है, वो कोई बात नहीं है। ये कहते जो अल्फाज मुश्किल है, उसका मतलब पता नहीं है, वो तो हमने अपना अंदाजा लगाया हुआ है ना, वो आपका अंदाजा है, आइडिया नहीं है बेटा। आइडिया ये कि अपने ख्यालात दे देना, ठीक है, वो आपका अंदाजा है, अंदाजे आप लगाएंगे, अंदाजा लगाते हैं। ओके जी, पॉइंट। अब आंसर कंप्लीट भी हो और टू द पॉइंट भी हो। सवाल है वेयर फ्रॉम वाज एस.एम. भुट्टा, एस.एम. भुट्टा कहाँ से था। जवाब अगर आप ये देते हैं
छोटी ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। अगर जवाब आप ये देते हैं ही बिलोंग टू छोटी ऑफ इंडिया एंड छोटी इज वेल बिल्ट, ब्यूटीफुल एंड लवेबल प्लेस वेयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ फन, तो ये आपने क्या किया है, जवाब को प्रोलॉन्ग कर दिया, टू द पॉइंट नहीं रहे। क्लियर? और आफ्टर दिस देयर इज 9th नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच। आपने इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है रोशन? जिसमें इन्वर्टेड कॉमास आए हुए होते हैं। ठीक है, बंदा नींद में हो तो उठकर कहता है कि हैं जिसमें कॉमास ज्यादा होते हैं। ताइबा ने और इसने तो जमाया लेने की शर्तें लगा रखे हैं दोनों। फिर बाद में कहते हैं सर हमें समझ नहीं आया, मेरा ये हाथ पकड़ कर जरा हिलाइएगा, कैसे बनाऊं मैं? हाँ ठीक है, ओके। आफ्टर दिस इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच होती है। मैं देसी अंदाज से कह रहा हूं, अगर इसको वाकई आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैट्रिक की कोई बुक पकड़िए और वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत आसान लिखे होते हैं। नहीं तो एक बुक है ग्रामर के लिए। नेक्स्ट अगर लाइफ में कभी ग्रामर के लिए आपको जरूरत पड़े बुक, तो सबसे अच्छी बुक मैं समझता हूं है डोगर पब्लिशर की फंक्शनल इंग्लिश। डोगर पब्लिशर फंक्शनल इंग्लिश फॉर बीकॉम। उससे अच्छी मैंने ग्रामर पर बुक नहीं देखी। पाकिस्तानी और अवान टाउन के स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे अच्छी है। सही बात है, मैं बेकन हाउस के स्टूडेंट को तो नहीं कह सकता वो सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस चलो इसको एक्सप्लेन कर दें। अब सवाल है व्हाट डिड एस.एम. भुट्टो's फादर से वंस। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। इस सवाल का क्या मतलब है? फुल झड़ी खड़ी हो जाए। एक बार क्या कहा था? ओके शाबाश, बैठ जाओ। फुल झड़ी का मतलब क्या होता है कि जब टहनी होती है, वो टहनी जब हवा से लहराती है तो फूल गिराती है। आपके अल्फाज जो होते हैं फूल होते हैं। ठीक है, वो तो बदतमीजी होती है, होते तो आग लग जाती है। ओके, व्हाट डिड एस.एम. भुट्टो's फादर से वंस। क्या कहा था? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। He said to me, once he said to me, inverted commas शुरू, his father had beheaded 70 Hindus during division of subcontinent। तो ये उसने कहा था, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे he said that to me नहीं कहेंगे आप to me के पूछे नहीं है, उसने कहा नहीं है कि जी राइटर को क्या कहा। ये मी राइटर है ना, ठीक है, मैं राइटर हूं, मुझे कहा एस.एम. भुट्टो ने कि उसके फादर ने उसे क्या कहा था। क्लियर? हाँ, उसके फादर ने नहीं। हाँ ठीक है, ठीक कहते हैं, ठीक है। ओके लिसन टू मी। सवालों याद रहा, बंद कर दें। ये जो अपना हमारा फनी प्रोग्राम है ना, इसको सिर्फ हम ही एंजॉय करें जिन्होंने फीस दी है। हाँ ओके ओके, लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो बनेगा ही सेड दैट, THAT, he said that his father had killed 70 Hindus of India या during the division of India। क्लियर हो गया? अब आपने that लगाया, इन्वर्टेड कॉमास दोनों तरफ खत्म कर दिए, तो इसे क्या किया हमने?
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कर दिया। जी हाँ, ओके जी। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखेंगे, टेंस को आपने टेंसेस की ब्रांचेस नहीं देखनी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आंसर देना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में है, क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होना चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। यानी कि आपने ओवरऑल खुला हिसाब किताब रखना है। प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट में, पास्ट का आंसर पास्ट में, फ्यूचर का आंसर फ्यूचर में। ओके, अगर मैं यहां पर सवाल कर देता हूं, मैं सवाल चेंज किया, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एस एम भुट्टा's फादर से वॉन्स। एस एम भुट्टा के फादर ने एक बार क्या कहता है, उसे एक बार क्या कहा भी हो सकता है। क्या कहता है, एक बार क्या कहता है, या उसे वो क्या कहता है। अच्छा जी, अगर ये ऐसा आ जाए क्या कहता है तो आप क्या करेंगे, ही सेड दैट हिज फादर हैज, नहीं ही सेड भी नहीं आएगा, ही सेज दैट हिज फादर हैज किल्ड 70 हिंदूज ड्यूरिंग। अब ये मोस्टली जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेटा वसीम जरा बाहर देखना, जो भी हो अंदर बुला लेते। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये जिस तरह का ऊपर दिया हुआ है, कभी भी इसको प्रेजेंट में वो करेगा नहीं, बिकॉज हम ऊपर जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पास्ट की कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी सूटेबल यही है, पास्ट के पूछे कि उसे क्या कहा था, क्या कहता है, मुश्किल नहीं आता। लेकिन ये एहतियातन आपको समझाने के लिए सेंटेंस बनाया है, बिकॉज इन फ्यूचर अगर किसी वक्त समथिंग सीक्रेट वाला होते हैं वो आपको नहीं दिखाना था रखने लगा था। ओके, तो हाँ, तो आपको सिर्फ ये बताना मकसूद था कि जिस टेंस में ओवरऑल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन में से जिसमें क्वेश्चन होगा, आंसर भी आपने उसी टेंस में देना है। क्लियर? नाउ हैव यू एनी क्वेश्चन? And S.M. Bhutta was my father. Yes, I know. Muhammad Sadiq Bhutta. Sadiq Khan Narjwan. लेकिन एम पहले हो मोहम्मद। Sadiq Khan Angrish. Sayyid Sadiq. Sadiq Khan Private Prophet. ये उसने भी हमारे बहुत सारे नाम रखे हैं और हम तमाम भाइयों ने अपना अपना उसको टाइटल दिया हुआ है? मैंने उसे कहा था, ये जिस तरह से हर वक्त स्टिक उठा के पूरे शहर के लोगों को उठाता फिरता था, तो मैंने कहा अब यहां से अंदाजा लगा लें उसका। वो एक दिन सुबह सवेरे आ गया सेठ सादिक। जब सुबह सवेरे आया तो हम अभी सोए हुए थे, चार पायों पर ऐसे पड़े हुए थे हम, सुबह सवेरे, गर्मियों के दिन थे। तो सेठ सादिक के कपड़े फटे हुए थे ऐसे। वो अंदर आकर शोर मच गया, जी क्या हो गया, लड़ाई हो गई सुबह सवेरे ही, सूरज अभी फूट फूट रही थी। बात क्या हुई है, और जब मैं बात करी तो हमें बड़ा हैरत हुई। हम सारे भाई 8 के 8 भाई रिक्शों पर सवार उस बंदे को ढूंढ रहे हैं कि बंदा कहाँ है। बात क्या हुई है, वो सुबह सवेरे नमाज पढ़ने जाते थे दूर एक मस्जिद में, दूर मस्जिद में।
रास्ते में एक आदमी एक पीपल के नीचे सोया होता था। वो रात को आता था, शायद लेट सो जाता था। एक दिन क्या उसे कहता है, उठो बाबा, उठ नमाज पढ़। उसने ऐसे उठाया, उसने कहा जी चाचा। उसने कहा उठ नमाज पढ़, उठ पुत्र। उसने कहा अच्छा चाचा। उठ गया। अब्बा जी चले गए। अगले दिन फिर आए, उठो बाबा, उठ नमाज पढ़, तेन कल भी जगाया है, ना सुता कर इस टाइम। फिर उठ गया। चंगा वाला नौजवान सी, लंबी कद नाल। चौथे दिन आया, उसे कहता है, ओए उठ, तेन क्या है कि सवेरे सवेरे ना सुझा कर, उठ के नमाज पढ़ा कर सवेरे सवेरे, नहुसत होंगी है, तेन मैं कल ना वे कर सकता होया। उन्होंने कहा अच्छा चाचा। चला गया। अगले दिन अब्बा आया तो अब्बा ने कहा, अब अब्बा जी बता रहे हैं अपनी स्टोरी जी, मैंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। वो कारनामा ये था, कहते मैंने उसे उठाया, मैंने कहा उठो, उठ नमाज पढ़, तेन क्या है ना सुता कर। वो उठ गया तो मैं आगे चला गया। अगे जाके मैं दरख्त के पीछे छुप के खलो गया इस तरह कि देखा सी नमाज पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। कहता थले उतरिया है 4 फीट तो नाल वो गंदी नाली जी सी, उत्थे पेशाब बैठा है, उठ के फिर सो गया है। ते मैं फिर लै नहीं गया जुत्ती चुक के, त्रोड़ 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 उठते ही मैंने धोखा देना। और वो खड़ा, वो लड़ पड़ा। और खैर अब्बा जी ने उसको ज्यादा मारा था, शायद वो शर्म कर गया। तो अब्बा जी वैसे ज्यादा मार के आते थे, अक्सर वो ज्यादा मार के आते थे ना, शायद लोग उनकी लिहाज कर जाते होंगे, लेकिन वो शायद उनके हाथ भी ज्यादा तेजी से चलते थे शायद। एक बार ऐसा हुआ था, 2 मरतबा ऐसा हुआ जिस तरह कि हमने अब्बा जी की शिकस्त जरा देखी ना, कि वैसे तो बड़े दूसरों के ऊपर बड़ा रूल रखते थे। एक तो ये हुआ था, वो गए घास, कोई वो घास मंडी में गए, तो वो नहर के किनारे पर थी, वहां ठहर के कोई घास ले रहा था। उसे कहते हैं, ओए इंज सही से तोलो, ईमानदारी नाल तोलो, तो ठीक करो ठीक करो। वो इस तरह, वो एक वहां पर लड़का ठहरा हुआ था। उसे कहा चाचा तू तकरीर बंद कर, तो मैंने गाह लैन दे, तू तकरीर बंद कर, मैंने गाह लैन दे, काम नहीं करने दे रहा। उसे कहता है इसकी फिलानी जो, इसकी माँ जो थी ना, वो कंजरी थी, फिलानी थी फिलानी थी, उसका फिलां के साथ चक्कर था, फिलां के साथ चक्कर था, अब ये मुझसे बातें करता है। वो पूरा उसका कच्चा छट्टा खोल के रख दिया ना उसका। उन नौजवान से वो 12-13 साल का लड़का था, वो बड़ा बर्दाश्त किया उसने। वो घास लेता रहा, बोरियां भरता रहा अपनी। अब्बा जी भी जम गए, लोग भी हंस रहे थे। वो ऐसे मुड़ा और उसने अब्बा जी के सीने पर 2 ऐसे धक्का दिया यूं, अब्बा जी सीधे नहर में। और नहर में निकल के गीले सारे कपड़े, कहते हैं जी मुझे उस लड़के को दो, मेरे हाथ में चाहिए मुझे वो लड़का। एक ये शिकस्त थी, एक और शिकस्त बड़ी दिलचस्प थी। वो जब आए अब्बा जी तो बहुत ही बेहाल थे, कपड़े उनके काफी फटे हुए थे। हमने कहा आज भी अब्बा जी के साथ लड़ाई सही बंदे ने की है। तो हम लोग रिक्शे में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, मोटरसाइकिल में बैठ गए, 8 हम भाई, 8-10 कजन भी हो जाते थे। हम रोड पर निकल पड़े लश्कर। लोग पूछ रहे हो खैर पे है, उनको पता चल जाता कि इनका अब्बा लड़ाया होगा। और वैसे भी रोड पर पता चल जाएगा कि हाँ जी, हमारे गली में वैसे ही लड़ाई रहती थी, अक्सर हर वक्त लड़ाई रहती थी। हमने, हमारे भाई वगैरह किसी न किसी को राह चलते को थप्पड़ मार रहे थे वैसे ही, कि हाँ जैसा टैग का कैमरा है। तो हम ढूंढने के लिए गए गए गए, आखिरकार पता चला कि वो कुछ सुनारा है, वो कुछ सुनारा है। और जिस घर में जाके दस्तक दी, मैंने कहा ये तो बग्गे का घर है। बग्गा हमारा दोस्त था, बिलाल जरगर उसका नाम था, बग्गा कहते थे। वो बग्गा बाहर निकल आया। वो मैं के बग्गा, वो यार कौन है तेरे घर में? वो इसके साथ यार हमारे अब्बा जी को, यार कौन है बंदा? उसने कहा यार क्या हो गया? मैंने कहा यार वो बंदा है यहाँ पर, कौन है, उसका नाम क्या है? उसने कहा यार बैठो मैं आपको समझाता हूँ। वो मैं ले गया, वो हंसे भी सही, बात भी सुनाए। कहते यार साडा जो बंदा है ना, मेरा वो सोहरा है, ठीक है, और जो बंदा सोहरा है, वो दिमाग जो ना बस तुसी की दसा, वो जो ना बड़ा सख्त अजीब गरीब मिजाज है सारा बंदा, तो इसलिए वो लड़ गया है, ठीक है ना। ते हुण की करिए दसो? मैं कि यार साडे अब्बा जी बड़े सख्त मिजाज दे ने, ते लड़ाई में चौक ते हो गई, ते अजीब गरीब। और हम सारे कह रहे थे कि हम अब्बा जी को कहते थे सादिक खान नर जवान, यानी कि ये मेल टाइप का आदमी है, मर्द ऐसे नर जवान। और फिर हमें इंकशाफ हुआ जिसके साथ अब्बा जी लड़े हैं
उसका नाम था अल्लाह दिता मर्द। और उनका टाकरा जो ना हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इनका एक बार फिर टाकरा और दोनों को देखें, ठीक है। और अल्लाह दिता मर्द इस बात पर लोगों से लड़ पड़ता था कि मैं तो सुन्यारा हूं, मेरे पास काम जो नहीं है, तो साथ वाली दुकान वाला अपनी हथौड़ी को खाली अरण पर क्यों टक 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 कर रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है कि जी हमारे पास काम है और तेरे पास काम नहीं है। इस बात पर अल्लाह दिता मर्द बंदे नीचे लिटा लेता था। और शेर सादक की उसके साथ लड़ाई हुई थी। ये एस.एम. भुट्टा वही भुट्टा है जो किसी सूफी का बेटा है, एंड और उस सूफी का बेटा जिसका नाम है सूफी रहीम बख्श, रहीमा जिंदा या मुर्दा, 10 रुपए इनाम था, इख्तियारी था। कहाँ पर? चोटी के इलाके में। ये फरूक लगारी, इसके दादे ने इनाम रखा हुआ था, रहीमा जिंदा या मुर्दा, मेरे दादे पर, केस पर, क्योंकि इसे 70 हिंदू मार दिए थे। मैंने पूछा, मेरे अब्बा जी ने पूछा कि अब्बा 70 हिंदू मारे हैं, कभी कोई तरस भी आया किसी पर? कहता है हाँ, एक जगह मुझे तरस आया है। कहता है मेरी आदत है मैं जंप मार के तलवार ऐसे डाल के ऐसे तलवार को अंदर की तरफ घसीटता हूँ, तलवार यूं नहीं चलती। कहता है मैं अंदर रख के तो ऐसे घसीटता हूँ अंदर को, तो गर्दन नीचे आ जाती है। तो कहता है एक हिंदू औरत ठहरी थी, बड़ी नेक थी उसकी, बड़ी सारी गर्दन थी, उसे बच्चा उठाया हुआ था, मैंने ऐसे तलवार रख के ऐसे जब खींची ना, कहता है बच्चे के ऊपर से एक खोपड़ी उतर गई, छोटा बच्चा था मासूम, उसकी खोपड़ी उतर गई। तो मुझे बड़ा तरस आया, वो हिंदू औरत गिरी पड़ी थी, मैंने खोपड़ी जो ऊपर वाला हिस्सा था प्लेट टाइप, मैंने बच्चे के सर पर रखा, ठीक है, और फिर मैं वहां से रवाना हो गया। अब वो सर्जन तो था नहीं वहां पे टाके लगाता, वो यही करना थी, तरस को चौक के ऊपर रखना थी उन्हें कि हाँ जी, लेकिन बाज नहीं है आगे फिर उसने। तो वो तलवार अब्बा जी को बड़ी पसंद थी, अब्बा जी ने अपने पास रखी, और अब्बा जी की डेथ के बाद 2 साल हो गए हैं, अभी 2013 है, 11 में हुई है या 10 में हुई अब्बा जी की डेथ। वो तलवार मैंने अपने हिस्से में ली है कि जी वो मुझे दें, ये ताकि हमारे बच्चों को कहें कि ऐसा काम तुमने नहीं करना, ये समझाने का। जी बेटा, मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।